हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक के बारे में। इस बुक को मिस्टर पीटर लिंच द्वारा 1989 में पब्लिश किया गया था और इस बुक ने उस समय काफी धूम मचाया था। ये वीडियो इस बुक का पहला पार्ट है। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने को मिल सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानना शुरू करते हैं इस बुक के बारे में। मिस्टर पीटर लिंच लिखते हैं, अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको ट्रेंडी होने की जरूरत नहीं है। ट्रेंडी यानी जैसा कि हम सबको लगता है इंटरनेट या आईटी सेक्टर फ्यूचर में धूम मचाने वाला है, तो ये सोचकर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिस्टर पीटर लिंच अपने आप को टेक्नोफोबिक बताते हैं। टेक्नोफोबिक उन लोगों को बोला जाता है जिन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से डर लगता है या न्यू टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको ट्रेंड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि हम जिस ग्रेट इन्वेस्टर को जानते हैं वो भी टेक्नोफोबिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर वॉरेन बफेट की। मिस्टर वॉरेन बफेट कभी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिसका बिजनेस उनको समझ में नहीं आता, और ना ही मिस्टर पीटर लिंच ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग सिर्फ उन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं जिसका बिजनेस उनको अच्छे से समझ में आता है। इंटरनेट के आने से पहले कंपनीज को बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन पाने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता था, अपने अर्निंग्स को उस हद तक इम्प्रूव करना पड़ता था। लेकिन हाईटेक और इंटरनेट जैसे कंपनी के आने के बाद इस तरह के .com कंपनीज को बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन पाने के लिए खुद को प्रूव करना नहीं पड़ता है। बिना किसी अर्निंग्स के ही मिस्टर मार्केट इन .com कंपनीज को बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन दे देता है। कुछ केसेस में तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने से पहले ही बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के हो जाते हैं। मिस्टर मार्केट न्यू बॉर्न वेब कंपनी के लिए वेट नहीं करता कि फ्यूचर में खुद को प्रूव कर पाएगा भी या नहीं। मिस्टर पीटर लिंच 1989 के हिसाब से लिखते हैं, आज के हॉट इंटरनेट स्टॉक्स के लिए फंडामेंटल्स मायने नहीं रखते हैं। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए सिर्फ डॉट और कॉम जैसा नाम ही काफी है। ये नाम सुनते ही लोग उस स्टॉक्स के लिए इतना पे करने को तैयार हो जाते थे जितना वो शेयर शायद आने वाले 10 सालों में भी डिजर्व ना कर पाए। यहाँ पर लोग फ्यूचरिस्टिक फंडामेंटल्स देखते थे जो शायद पॉसिबल हो भी सकता था और नहीं भी। इस पॉइंट पर इन्वेस्टर्स से एक सवाल है, क्या आप .com जैसी कंपनी के शेयर्स उस रेट पर बाय करेंगे जिस रेट के लिए कंपनी को आने वाले 10 साल तक बहुत ज्यादा अर्निंग्स करनी पड़ेगी? तो आंसर ऑब्वियसली ना ही होगा। कई सारे न्यू .com जैसी कंपनी के आईपीओ में फर्स्ट ट्रेडिंग के दिन ही स्टॉक्स के प्राइस 2 गुना 3 गुना और यहाँ तक कि 4 गुना हो जाते थे। अगर आप इस तरह के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक्स कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद अपने हाई पॉइंट को टच करके डाउन आ जाए और दोबारा उस पॉइंट तक कभी जाए ही नहीं। अगर आपने .com जैसी कंपनी या ऐसे किसी ट्रेंडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना मिस कर दिया और आप ऐसा फील करते हैं कि आपने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, बहुत कम ऐसे .com इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग रन में पैसे बनाया हो। उस समय .com कंपनीज के अर्निंग्स काफी कम थे, इसीलिए ज्यादातर .com कंपनीज को स्टैंडर्ड पी रेशियो के हिसाब से रेट ही नहीं किया जाता था। इनफैक्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अर्निंग्स था ही नहीं। अब जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अर्निंग्स था ही नहीं, तो लोग सिर्फ एक ही डाटा पर फोकस करते थे और वो है प्राइस, जो कि हर जगह शो किया जाता था। और मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस ही सबसे कम यूजफुल डाटा है किसी भी स्टॉक को ट्रैक करने के लिए, लेकिन ये डाटा सबसे ज्यादा ट्रैक किया जाता है। अगर मेरे फेवरेट .com स्टॉक का प्राइस $30 है और किसी दूसरे का $10 है, तो लोग बोलेंगे कि $30 वाला स्टॉक्स बेहतर है, और ये सोच बहुत ही खतरनाक है। मिस्टर मार्केट किसी भी स्टॉक के लिए आज कितना पे कर रहा है या नेक्स्ट वीक कितना पे करेगा आपको नहीं बता सकता कि किस कंपनी के सक्सेसफुल होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर आप सिर्फ एक ही डाटा को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के अर्निंग्स को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स ही एक ऐसी चीज है जो कंपनी को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। जब हम किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि स्टॉक्स प्राइस बढ़े। जब स्टॉक्स प्राइस बढ़ता है तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, यानी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या कंपनी का वैल्यूएशन जानने के लिए करंट प्राइस को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने पहले बात किया है, न्यू बॉर्न इंटरनेट कंपनीज को बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि बिना अर्निंग्स के भी .com कंपनीज बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक इंटरनेट कंपनी है जिसका नाम है abc.com और इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है $100 और इसके 100 मिलियन शेयर्स मार्केट में हैं। तो हमें अगर इसका मार्केट कैप निकालना है तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो abc.com का मार्केट कैप है $10 बिलियन। तो अगर आपने इस रेट पर abc.com में इन्वेस्ट किया और आप चाहते हैं कि आपको 10 बिगर रिटर्न मिले, तो कंपनी को अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, यानी $100 बिलियन तक बढ़ाना पड़ेगा। अब आपने जैसे ही मार्केट कैप का टारगेट सेट कर लिया, आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि $100 बिलियन के मार्केट कैप को सपोर्ट करने के लिए कंपनी को कितना अर्निंग्स करना पड़ेगा और क्या कंपनी फ्यूचर में इतना अर्निंग्स कर पाएगा। अगर हम 40 के पीई के हिसाब
हिसाब से भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी कंपनी को 100 बिलियन का मार्केट कैप को सपोर्ट करने के लिए 2.5 बिलियन डॉलर्स का अर्निंग्स चाहिए। 1999 में यूएस में सिर्फ 33 कंपनीज ही ऐसी थी जो 2.5 बिलियन डॉलर्स के अर्निंग्स को टच कर पाती थी। ऐसा नहीं है कि abc.com 100 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप को टच नहीं कर सकती या फिर 2.5 बिलियन डॉलर के अर्निंग्स को, लेकिन चांसेस कितना है ये इंपॉर्टेंट है। हमें स्टॉक्स में किसी होप पर इन्वेस्ट नहीं करना है। द इंटरनेट पहला ऐसा इनोवेशन नहीं है जिसने वर्ल्ड को चेंज किया है। द रेल रोड, टेलीफोन, द कार, द एयरप्लेन एंड द टीवी, इन सब ने भी एवरेज लाइफ पर एक रेवोल्यूशनरी इफेक्ट दिया है। इस तरह के नए इंडस्ट्रीज ने नए नए कंपनीज को जन्म दिया और उनमें से कुछ ही कंपनी सर्वाइव कर पाई और फील्ड पर हावी हो पाई। और ठीक ऐसा ही इंटरनेट के साथ भी होगा। कोई एक या दो बड़ी कंपनी ही मार्केट को कैप्चर कर लेगी, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर्स के फील्ड में किया था। इस तरह के कंपनीज के शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा और बाकी के जिन्होंने दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट किया उनको लॉस होगा। मिस्टर पीटर लिंच पुराने तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रीवियस फंडामेंटल्स को चेक करना। कंपनीज नए बिजनेस में एंटर करती है, अर्निंग्स बढ़ता है और अर्निंग्स के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। और ऐसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जो टर्न अराउंड कर सके। मिस्टर लिंच के पोर्टफोलियो में बिग विनर्स वो स्टॉक्स हैं जो कभी लूजर्स हुआ करते थे। उन कंपनीज ने खुद को प्रूव करके टर्न अराउंड किया। जनरली इस तरह की कंपनी को टर्न अराउंड करने में 5 साल या 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से ही चलना चाहते हैं तो आप कुछ तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है पिक्स एंड शॉवेल्स स्ट्रैटेजी। अगर आपने पहले कभी पिक्स एंड शॉवेल्स के बारे में नहीं सुना है तो मैं बता दूं, गोल्ड रश के दौरान जब काफी ज्यादा मात्रा में लोग गोल्ड माइनिंग करते थे, यानी सोना जमीन से खोद कर निकालते थे, तो उसमें ज्यादातर लोगों को लॉस हुआ था और कुछ लोगों ने ही मुनाफा कमाया था। लेकिन जो लोग माइनिंग के लिए जरूरी सामान सेल करते थे, जैसे कि पिक्स, शॉवेल्स, टेंट्स, ब्लू जीन्स एक्सेट्रा, तो इस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको इंटरनेट या .com जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है लेकिन रीजनेबल प्राइस पर वो कंपनीज अवेलेबल नहीं है, तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो .com कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अगर हम इसे आज के टाइम के हिसाब से देखें तो अभी ट्रेंड है सोलर पैनल्स का और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेकिन आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि ये कंपनीज के शेयर्स आपको रीजनेबल प्राइस पर नहीं मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं उन ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की जो सोलर पैनल्स में यूज होते हैं या बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, इस तरह के कंपनीज के शेयर्स आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली सोलर पैनल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है टेंजेंशियल बेनिफिट्स, जहां एक ओल्ड फैशन ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस इंटरनेट से सीख कर कॉस्ट कट करता है, इंटरनेट से सीख कर खुद को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। एक जनरेशन पहले सुपरमार्केट्स में स्कैनर्स इंस्टॉल किए गए, जिससे चोरी कम होने लगी, इन्वेंट्री मेंटेन करना आसान हो गया और सुपरमार्केट्स चेन में एक अलग बूम देखने को मिला। अगर आप और हम होते तो स्कैनर मैन्युफैक्चर कंपनीज के पीछे भागते, जो कि ऑलरेडी काफी महंगे दामों में बिक रही होंगी। लेकिन हमें अब दूर तक सोचना है कि किसी इनोवेशन का टेंजेंशियल बेनिफिट्स किस कंपनी या किस सेक्टर को हो सकता है, तभी जाके हम अच्छे प्राइस पर अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ए 100 बैगर स्टॉक की, जिसे मिस्टर पीटर लिंच ने नजरअंदाज किया, और इसी के साथ साथ सिस्को और इंटेल जैसी कंपनी को भी नजरअंदाज किया, जिन्होंने शुरुआत से ही एक्सप्लोसिव अर्निंग्स दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के तरक्की को नोटिस करने के लिए आपको प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं थी। आप हर जगह माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते थे। हर नए कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इक्विप्ड रहता था। सिस्को दूसरा बेस्ट परफॉर्मर है जिसने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद 480 फोल्ड रिटर्न दिया है। मिस्टर लिंच ने तो कुछ यूजुअल रीजन के वजह से इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कई लोगों ने इस पर नोटिस जरूर किया होगा कि किस तरह सिस्को कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ लिंक करता है। फिर कॉलेजेस सिस्को को हायर करने लगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स और विजिटिंग पेरेंट्स ने इस डेवलपमेंट को नोटिस किया होगा और घर जाकर थोड़ा रिसर्च करके इसके स्टॉक्स को बाय किया होगा। यहाँ पर हम सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको इस बुक का थीम समझ आ सके। एक साधारण व्यक्ति अपने आसपास हो रहे डेवलपमेंट को देखकर कल के बिग विनर स्टॉक्स को पिक कर सकता है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मिस्टर पीटर लिंच डिस्क्लेमर देते हैं। पीटर लिंच आपको ऐसा कोई भी एडवाइस नहीं देता है जिससे आप अपने फेवरेट स्टोर्स के स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए बाय कर लें क्योंकि आपको वो स्टोर पसंद है, और ना ही आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। प्रोडक्ट को पसंद करना या स्टोर्स को पसंद करना एक अच्छा रीजन हो सकता है उस कंपनी में इंटरेस्टेड होने का। तो आप इस तरह के कंपनीज को अपने सर्च लिस्ट में रख सकते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करने के लिए सिर्फ उस कंपनी को पसंद करना काफी नहीं है। कभी भी बिना होमवर्क किए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कंपनी में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले उस कंपनी के अर्निंग्स, फाइनेंशियल कंडीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एक्सेट्रा चीजों पर होमवर्क करने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रिटेल कंपनी ओन करते हैं तो एक
और की फैक्टर है जो एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ये देखना कि क्या कंपनी एक्सपेंशन फेज के एंड में है, यानी कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। आपको फ्यूचर ग्रोथ को ट्रैक करना होगा कि फ्यूचर ग्रोथ कहां से होने वाला है और कहां पर फ्यूचर ग्रोथ स्लो होने वाला है। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए अगर आपने आज से 15 या 20 साल पहले रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट आज के डेट में कैसा होता। अभी कोई रेडियो यूज नहीं करता है तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली खराब ही होता। इसीलिए आपको फ्यूचर ग्रोथ को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। मुझे एक बात हमेशा याद रहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो भी स्टॉक्स बाय करते हैं उनमें से सारे स्टॉक्स आपको पैसे बनाकर दें। अगर आपके 10 स्टॉक्स में से सिर्फ 6 भी विनर्स हो गए तो आपका पोर्टफोलियो सेटिस्फाइंग रिजल्ट शो कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉस लिमिटेड रहता है, यानी आप उतना ही लॉस कर सकते हैं जितना आपने उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। आपका इन्वेस्टमेंट जीरो से नीचे नहीं जा सकता है, जबकि आपके गेन का कोई लिमिट नहीं रहता है। अगर आपने $1000 किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि आप $1000 लॉस कर लें, लेकिन अगर आपने $1000 हायर अचीवर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो वो $1000 10,000 15,000 20,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लाइफ टाइम सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ कुछ ही बिग विनर स्टॉक्स की जरूरत है। ये बिग विनर आपके उन स्टॉक्स को आसानी से कवर कर सकती हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉक्स लॉटरी टिकट्स नहीं है। हर स्टॉक्स के साथ कंपनी लिंक रहती है। अगर कंपनी अपने पिछले परफॉर्मेंस से खराब करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाएगा, और अगर कंपनी अपने पिछले परफॉर्मेंस से अच्छा कर रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस अप जाएगा। और अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसका अर्निंग्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है तो आप अच्छा ही करेंगे, और इस सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता। बिग विनर स्टॉक्स पिक करने के लिए आपको ट्रेंडी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग विनर्स किसी भी इंडस्ट्री से आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।